गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बायोजोग्राफी की डेफिनेशंस देख रहे थे और बैरी कॉक्स तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार से उन्होंने जैव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में लिखा है। आज हम अगली परिभाषा के बारे में आपको बताएंगे, वो है एल.सी. स्टुअर्ट की परिभाषा, जिन्होंने जैव भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा है कि बायोजोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ interrelation between flora and fauna and their environment in past and present। अगर हम विषय क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ये जो परिभाषा है इसमें काफ़ी व्यापकता हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें कई पक्षों की बात की है। और अगर हम साधारण भाषा में इस परिभाषा को देखें तो इसमें स्टुअर्ट ने लिखा है, जैव भूगोल जैविक तत्वों के संबंधों का अध्ययन करता है, अपने वातावरण के अपने भूत और भविष्य के आधार पर ये सारा अध्ययन किया जाता है। और जैव भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरण और जितना भी जैविक तत्व है उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा में कंपैरेटिवली और परिभाषाओं की तुलना में यहाँ पर थोड़ा इसकी व्यापकता लिए हुए परिभाषा है। इनमें हम एक तरह से इंटर रिलेशन जो है फ्लोरा एंड फ्यूना का, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही है उसकी जो स्थिति है उस समय, उसका पास्ट और प्रेजेंट, उन दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगली परिभाषा जो है डेंसरो की परिभाषा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बायोजोग्राफी स्टडीज़ इंटर रिलेशन बिटवीन ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। इसमें डेंसरो ने बताया है कि जैव भूगोल के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, इंटर रिलेशन का अध्ययन कर रहे हैं। किस चीज़ का इंटर रिलेशन है यहाँ पर, उसका ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसकी उत्पत्ति और वर्तमान समय में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो स्वरूप है, उसका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की जो स्टडी है उसमें हम इनके आपसी संबंधों का भी अध्ययन कर रहे हैं, इनका ओरिजिन कहाँ हुआ उसका अध्ययन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हम एक परिभाषा की और बात करेंगे, और ये जो परिभाषा दे रखी है, ये जो जोग्राफिकल डिक्शनरी है उसमें इसके बारे में दिया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने जैव भूगोल की क्या परिभाषा दी है। उन्होंने परिभाषा देते समय लिखा है, द जोग्राफिकल स्टडी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना ऑन द लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज कॉल्ड बायोजोग्राफी। कि जैव भूगोल क्या है, उन्होंने ये माना है कि जैव भूगोल क्या है कि पौधों और जंतुओं का जो भौगोलिक पक्ष है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, और उसमें जो पौधों और जंतुओं का अध्ययन हम कर रहे हैं वो तर्कसंगत आधार पर करते हैं, और किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये जो डिक्शनरी है उसमें इस प्रकार की इसकी परिभाषा दी हुई है। फिर हम एक और परिभाषा पढ़ते हैं, वो है W.G. मोरे की। उन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए लिखा है, बायोजोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ओवर द ग्लोब बीइंग यूजुअली लिमिटेड टू द लैंड सरफेस। अर्थात जैव भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के मुख्यतः सीमित स्थलीय भाग पर पौधों और जंतुओं का जो भौगोलिक वितरण है उसका अध्ययन जैव भूगोल कहलाता है। तो ये तकरीबन हमने 10 परिभाषाएं देखी है यहाँ पर, और इसमें अलग अलग रूप में जैव भूगोल की व्याख्या की गई है। और ये जो व्याख्या की गई है इसमें हमने वही पैटर्न देखा है कि जहाँ एक और सिंगल डायमेंशनल परिभाषाएं थी, उसके बाद 2 डायमेंशनल हुई, 3 डायमेंशनल हुई, और लास्ट में ये विषय क्षेत्र इतना बढ़ गया कि इसकी जो परिभाषाएं दी गई थी ये सारी परिभाषाएं मल्टी डायमेंशनल परिभाषाएं थी। तो इस प्रकार से अगर हम आज
बात कर रहे हैं जैव भूगोल की, तो हम इसका अध्ययन करते समय ये देखेंगे कि इसकी व्यापकता इतनी अधिक बढ़ गई है इसकी हम हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड हर चीज़ का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे वो जैविक विश्व का अध्ययन हो, चाहे वो पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन हो, चाहे वो जीवाश्मों का अध्ययन हो, ऊष्मा और ऊर्जा चक्र का अध्ययन हो, आहार श्रृंखला का अध्ययन हो, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हो, और साथ ही साथ हम यहाँ पर जैव विविधता की भी बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जिसका अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जाता है। और एक ये सतत प्रक्रिया है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव या वनस्पति हैं उन सब की संख्या में बदलाव आता रहता है, और उन बदलावों के आधार पर हम उनसे रिलेटेड अपनी प्लानिंग करते हैं। अर्थात अगर कोई प्रजाति है जिसकी संख्या में कमी आ रही है या जो एक खतरनाक स्तर तक चली गई है, जिसके विलुप्तीकरण की, एक्सटिंक्शन की समस्याएं आने के चांसेस हमें लग रहे हैं, तो हम उस पर अपने उपाय प्रारंभ कर देते हैं। हम उसके विषय में अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं कि किस प्रकार से हम उनको संरक्षित कर सकते हैं, और ये जो संरक्षण होगा वो इस प्रकार का होगा कि हम उनकी संख्या को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह हम जीवाश्मों का अध्ययन भी करते हैं। उससे हमें क्या अनुमान लगता है कि जब कोई भी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद यहाँ पर जीवों के उत्पन्न होने के बाद से कितनी प्रकार के जीव रहे, किस प्रकार की विविधता रही, कौन से जीव विलुप्त हो गए, उनके विलुप्तीकरण के क्या कारण थे, उनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की थी, उनका विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता था। तो इस प्रकार से एक हम जीवाश्मों का अध्ययन करने से हमें क्या ज्ञात होता है कि हम पूरा उसका अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी जिन जिन परिवर्तनों के दौर से गुजरी है, तो डेफिनेटली वो परिवर्तन आने की वजह से यहाँ पर जो जैविक वर्ल्ड है, जैविक विश्व है, उसमें भी निरंतर परिवर्तन की स्थिति जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये परिवर्तन की स्थिति किस प्रकार से आई, कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम उन फैक्टर्स से क्या सीख ले सकते हैं, या हमें अपने भविष्य के लिए क्या क्या उपाय यहाँ पर आवश्यक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह हम पर्यावरण से रिलेटेड सारे फैक्टर्स का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार से पृथ्वी को ये जो सारा एटमॉस्फेयर है, सारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसको किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, और हम इसको किस प्रकार से इसकी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं जिससे ये सभी जीवों के लिए अनुकूल स्थिति में आए, और यहाँ के जितने भी जीव या वनस्पति हैं वो उनको एक अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा पारिस्थितिक तंत्र मिले जिससे उनका विकास अच्छी तरह से हो। किसी भी प्रजाति के जीवों की संख्या कम हो रही है तो उसका हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि किसी भी जीव के विलुप्त होने से पारिस्थितिक तंत्र पर, या हम कहते हैं इकोलॉजी पर, उस क्षेत्र की इकोलॉजी पर बहुत एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपने पारिस्थितिक तंत्र की जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो हमें जीवों और वनस्पति की संख्या में, उनके विस्तार क्षेत्र में एक संतुलन कायम करना पड़ेगा। वर्तमान समय में हम जो एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस नुकसान से हम इस पृथ्वी को किस प्रकार से बचा सकते हैं, हम अपना जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी प्लानिंग किस प्रकार से करें कि उसका विपरीत प्रभाव हमारे पर्यावरण पर ना पड़े, हमारे डेवलपमेंट का मॉडल इस प्रकार का हो कि वो इस पारिस्थितिक तंत्र को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाए, ताकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रहे और हम
इस पृथ्वी पर जीवों की संख्या को भी इस प्रकार से उस पर वॉच रखें कि किन्हीं भी जीवों के या वनस्पति के विलुप्तीकरण की समस्या हमारे सामने ना आए। हम ये सारे उपाय क्यों करते हैं? ये उपाय हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर पूरी तरह से बैलेंस कायम रहे और पृथ्वी एक अच्छा एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहे कि मानव और सारी प्रजातियों के रहने के लिए एक आदर्श स्थिति के रूप में रहे। हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हम जीवों और वनस्पति से रिलेटेड सभी प्रकार के जो उनके संघर्ष हैं उन संघर्षों के बारे में पढ़ते हैं। उन संघर्षों से गुजरकर वो किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन कायम रखते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सी प्रजातियां ज़्यादा शक्तिशाली हैं और ज़्यादा शक्तिशाली होने की वजह से दूसरे प्रजातियों पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रही हैं, प्रकृति से किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है जीवों को और वनस्पति को। इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम जैव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। अब अगर हम इसके महत्व की बात करें तो आप ये देखिए कि ये सारा जो अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र के पॉइंट्स हमने देखे हैं, ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि जैव भूगोल का अध्ययन जो है वो अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पड़ गया है। और नॉट ओनली स्टूडेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, हर आम आदमी को भी इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम जाने अनजाने अपने पारिस्थितिक तंत्र को, अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं। हमारे जितने भी संसाधन हैं उनको संरक्षित करें। हम अपने संसाधनों का जो प्रयोग करते हैं उसको एक मतलब एक तरह से हम बहुत लालच के रूप में उनका प्रयोग नहीं करें, हम नीड के रूप में, ज़रूरत के रूप में उनका प्रयोग करें और जितनी ज़रूरत हो उसको बहुत ढंग से उस संसाधन का यूज़ करें ताकि वो संसाधन पृथ्वी पर बना रहे। किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर इन संसाधनों में नहीं आए और हमारी पृथ्वी जो है ये एक अच्छे प्लैनेट के रूप में हमारे सामने आए। पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत प्रकार की योजनाएं बनाई गई है, बहुत सारे वन क्षेत्र को संरक्षित किया गया है, बहुत सारे जीवों के संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जैव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमारा ये अध्ययन करने से क्या प्रयास रहता है कि हमारी पृथ्वी एक आदर्श स्थिति में बनी रहे, हमारा पर्यावरण इस प्रकार की स्थिति में रहे कि वो मानव के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर यहाँ पर रहे, किसी भी प्रकार से हम इन सब चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाएं। तो ये सारे वो तथ्य हैं जो इस पारिस्थितिक तंत्र के बैलेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं और हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन जैव भूगोल में करते हैं। और हम इन सभी तथ्यों का जिक्र जो है वो जितनी भी परिभाषाएं दी गई है उन परिभाषाओं में भी इन्हीं तथ्यों का जिक्र है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में यूजुअली आता है और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, जैसे हमने कहा जैव भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम आधे मार्क्स हम परिभाषा के लिए मानेंगे और आधे मार्क्स हम उसके विषय क्षेत्र के लिए मानेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक बैलेंस रूप में इस आंसर को दें। हम एक ही पक्ष को ज़्यादा लिखकर दूसरे पक्ष को अवॉइड नहीं करें, क्योंकि हमारी जो मार्किंग है वो दोनों पक्षों के आधार पर ही होगी। तो हमें जो अपना अध्ययन है वो अपना जो आंसर लिखना है वो इस प्रकार से लिखना है कि हम दोनों पक्षों पर इक्वल मैटर लिखें ताकि यहाँ पर हमें अच्छे नंबर मिलें। तो आप ये ध्यान रखिए कि यूजुअली अगर आप अनसॉल्व पेपर्स देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ज़्यादातर पहला प्रश्न जो है वो यही आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। बहुत स्कोरिंग है, 10-12 परिभाषा लिख देंगे तो एक अच्छा आपका आंसर तैयार हो जाएगा। थैंक यू।